बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हर रोज़ प्रोग्राम का आगाज़ इसी नोट पर करती हूं कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें। यकीन माने अभी दिल इतना परेशान है, जैसे ही अभी हेडलाइंस सुन रही थी मैं और ख़बर ये देखी कि 3 बच्चे झुलस गए इचरा के इलाके में। सो हमने 4 बच्चे पता चले जी। तो ये 2 दिन पहले रेस्क्यू के साथ शो करने का मकसद भी यही था कि फायर इंसिडेंट सर्दियों में बहुत ज़्यादा होते हैं। हम हीटर चला के गैस वाले भी भूल जाते हैं, कमरे में गैस भर जाना, आतिशज़दगी हो जाना, फिर शॉर्ट सर्किट हो जाना, गर्म पानी से बहुत ज़्यादा लोग झुलस जाते हैं। तो सर्दियों में इस तरह के वाक़यात होते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कीजिए। घरों में अगर हीटर वगैरह का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो पानी या तो पास रखें या तो खुली जगह, और सोने से पहले हीटर को ज़रूर बंद कर दें। या आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़िंदगी बड़ी कीमती है। उस घर में इस टाइम क्या मंजर होगा जहाँ पर 4 जाने चले गए हैं। तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, आप सब लोग अपना ख्याल रखें। हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलते हैं। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तौर पर आज की टॉप स्टोरी से करते हैं। पहली खबर क्या है जी? महंगाई के मारों के लिए खबर यह है कि बिजली मजीद महंगी हुई है। 4 रुपये 12 पैसे फी यूनिट इजाफा। और एक और वादा वफा हो गया, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी फॉल। शिकायत सेल में इलेक्शन और सिक्योरिटी से मुतल्लिका शिकायत मौसूल होंगी। आम इंतखाबात से मुतल्लिक भी गुफ्तगू करेंगे। और पानी ज़िया रोकने के लिए इकदाम क्या किए जा रहे हैं, इसकी रिपोर्ट पेश की गई है, आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की खबरें आप जान चुके हैं। इनकी डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है। राउल दिलशाद हुसैन साहब, इरफान मलिक साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर की तरफ आते हैं। अच्छा, इकट्ठे 4 रुपये 12 पैसे बिजली महंगी हुई है। सो समझ नहीं आ रही, मौसम चेंज और ऊपर से 1 घंटे के बाद 1 घंटा लोड शेडिंग, ऐसे टिच टाइम पे लोड शेडिंग सर्दियों में हो रही है। तो मुझे बताएं गर्मियों में हमारा क्या हाल होने वाला है? राव साहब, मुझे आप मुतमईन नजर आ रहे हैं। 70 साल से ये सिस्टम जो है वो चल रहा है कि सर्दियों में आपको जो हाइड्रल आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको रोकना पड़ते हैं। पानी से जो बिजली आप बनाते हैं, पन बिजली के मंसूबे, वो आपको बंद करना पड़ते हैं। ये कोई 1.5 माह का प्रोसीजर होता है। अच्छा, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, बिल्कुल आप बात ठीक कर रही है। ये होता आ रहा है और हर साल इसी तरह से है। और अब चूँकि हमारे पास जो पानी से बिजली बनाने के अलावा जो दूसरे सोर्सेज हैं, जो कि LNG और दूसरे जो कोयले के हवाले से हैं, वो 4800 मेगावाट बिजली तो सिर्फ पंजाब में वो बन रही है, जिसमें पानी का कोई ताल्लुक जो है वो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हम लोड शेडिंग को बर्दाश्त कर रहे हैं और हर रोज़ ये बढ़ती चली जा रही है। ना सिर्फ लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं बल्कि ये भी बर्दाश्त कर रहे हैं कि 4 रुपये 12 पैसे, इसको अब 4 रुपये 12 पैसे बिजली फी यूनिट महंगी की है। और ये वही, यानी इसको हम अब क्या कहें कि आए रोज़ हमारे लिए यही खबरें रह गई हैं कि हम बिजली मजीद महंगी, बिजली सर्दियों में अब देखिए 40-40 हज़ार रुपये सर्दियों में बिल आ रहा है। तो गर्मियों में ऑब्वियसली ये बिल, गैस के बिल डबल आ रहे हैं। कहाँ गैस के, पानी के 3 गुना पानी के बिल। मतलब मैं कल ही अपने घर का देख रहा था, तो पानी का जो बिल है वो 3 गुना ज़्यादा है। यानी 5000 4000 पहले आता था, तो अब वो 12-13 हज़ार रुपये पे। और वो पानी का बिल आपको पता है कि नॉर्मली हर कोई, ये नहीं कि मैं हमारे सामने ये ऐसा होता है कि बंदा कहता है कि अगले माह जमा करवाएंगे, और वो फ्रीक्वेंटली एवरी मंथ काटने भी आ रही हैं। एवरी मंथ वो होता नहीं, चूँकि अभी वो मीटर सिस्टम जो है वो भी इंस्टॉल नहीं हुआ, इसी वजह से वो कनेक्शन काटने का जो सिलसिला है वो नहीं। लेकिन वो बहरहाल वो एरियाज तो आपके जमा होते हैं, आपकी प्रॉपर्टी के साथ अटैच तो होते हैं, वो आपको आज नहीं तो कल वो अदा करने ही पड़ते हैं जो बिल जनरेट हो जाता है। एनीवे, बिजली की तरफ आते हैं। हम अक्सर बात करते हैं कि बदकिस्मती हमारी ये है कि इस मुल्क में 12 से 65 लाख तक जो सैलरी ले रहे हैं लोग, हैं ना हमारे मुल्क में। बिल्कुल ये पब्लिक सेक्टर में है। प्राइवेट सेक्टर में तो आप उनकी बात तो करें ही ना। ये पब्लिक सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। लेस्को के चीफ से लेके और बहुत सारे डिस्कोस के जो चीफ्स हैं, वो ना सिर्फ वो भारी भरकम तनख्वाहें ले रहे हैं,
बल्कि उसके साथ वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी इंजॉय कर रहे हैं और मुफ्त बिजली। और आपको पता है कि ये कैंपेन भी चली कि सारे मुफ्त यूनिट्स के हवाले से और ये सारा, और ये लूट से लगी हुई है अवाम के ऊपर, बोझ दर बोझ। ये समझते हैं कि अवाम पर और कितना बोझ आप डालेंगे, और फिर निगरान गवर्नमेंट से तो ये तवक्का कर नहीं सकते जो कि एक इंटरम सेटअप है, और फिर इंटरम सेटअप इस तरह की पॉलिसियाँ लाए। कम से कम इनसे पूछें तो सही कि जो बिजली चोरी के हवाले से आप इकदाम कर रहे थे, जो आप रोज़ाना स्लाइड चलवाते हैं, जो रोज़ाना खबरें चलवाते हैं कि इतने अरब रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई, इतने करोड़ की, तो वो कहाँ गए हैं? वो किसी से वसूल भी किए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप अपना खसारा पूरा करने के लिए बस ये एक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आपने रखा हुआ है फार्मूला, बस जी इसके नाम पे कभी 5 रुपए बढ़ रही है, कभी 10 रुपए बढ़ रही है। कोई खुदा का खौफ रह ही नहीं गया इनमें। बिल में कितना इजाफा होगा आपके? मतलब एक रफ आइडिया अगर आपने लगाया हो। बिल्कुल ना, मैं ये इस खबर के दौरान यही एस्टिमेट कर रहा था कि हमारे बिल जो हैं उसके अंदर कितना इजाफा होगा। अब आम रूटीन का जो घर है उसके अंदर 200 से 300 यूनिट चलना एक मामूली सी बात है। 300 साढ़े 300 मामूल जिसके घर पे, क्योंकि पानी मोटर के बगैर आपके नहीं आना, फ्रिज आपकी अभी भी चलनी है, वॉशिंग मशीन चलनी है, इस्त्री चलनी है, बिल्कुल ये चीजें जो हैं अभी जूसर वो बाकी चीजें आप छोड़ दें उसको, उसके साथ बिल जो है वो 300 साढ़े 300 यूनिट जो है मामूल की बात होती है। जहाँ पे फैमिली बड़ी होगी वो बिल जो है वो ज्यादा होगा। और इसी तरह क्योंकि अगर हम 200 की स्लैब में रहेंगे तो 4 पे 12 रुपए से जो यूनिट बढ़ेगा, और अगर हम इस यूनिट को स्लैब बढ़ती जाएगी तो ये बिल की कीमत भी बढ़ती जाएगी। तो इसी तरह आम जो एक 5-6 लोगों का घर है उसके अंदर अगर आप बिल देखें तो उसके घर बिल के अंदर 2 से 3 हज़ार रुपये का इजाफा होगा। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत सख्त ज़्यादती है। जैसे आप लोगों ने पहले बात की कि पहले गैस के बिल जो है ये डबल हुए, पानी के बिल डबल हुए, इसी तरह बिल ट्रिपल और गैस के भी अब ट्रिपल लगाए। तो ना ये तीनों चीज़ें जो है आपको मिल रही हैं, आप पैसे देकर भी ये तीनों चीज़ें हासिल नहीं कर रहे। जैसे आपने लोड शेडिंग की बात की, वैसे ही ये अफसोसनाक जो वाक़या था जिसके बारे में आपने जिक्र किया कि घर में आग लगी, गैस हीटर ना लोग जलाएं। गैस हीटर अगर चलाते हैं रात 9-10 बजे के बाद गैस वैसे ही बंद हो जाती है। तो जो लोग अंदर उसको यूज़ कर रहे होते हैं उस वजह से वो उसको बंद करने का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता, ये इशू है। या वो लोग सो जाते हैं। तो इस वजह से भी पानी मोटर के बगैर आएगा नहीं। और जहाँ पे पानी आएगा, मैं चैलेंज के साथ ये बात कह सकता हूँ कि पूरे लाहौर का जो कम से कम 80% जो एरिया है वहाँ पे गंदा पानी जो है वो मिल रहा है, क्योंकि हमारी पाइपलाइन जो है वो 8 साल दराज पुरानी, 25-30 साल पुरानी, वाटर तो आप पी नहीं सकते हैं, 30 साल पुरानी। और ये सारी सूरत हाल के बाद कि सारी चीज़ों के पैसे भी आप दें और उसके बाद आपको मिले भी कुछ ना, तो ये सख्त ज़्यादती है। हुकूमत की जानिब से एक और बोझ जो है अवाम के ऊपर डाल दिया गया है। जब अवाम अपना जो किचन चलाने की उनको मुश्किल आ रही है, वहीं पे ये एक बम जो गिरा दिया गया है 4 पे 12 पैसे यूनिट जो है वो बढ़ा दिया गया। ये है कि मैं जो बात कर रहा था 12 से 65 लाख वालों को सब चीजें मुफ्त हैं। नहीं, उनको भी पेट्रोल सब कुछ वो बात आपकी ठीक है। 25,000 वाला तनख्वाह लेने वाला बंदा है या 32,000 रुपए सरकारी जो है उसके लिए हर चीज उसने खरीद के, लेकिन उसके साथ साथ देखिए कैंपेन चलाई थी जो सोशल मीडिया पे बड़ी कैंपेन चली कि इनके बिल जो है वो मुफ्त इनको बिजली दी जा रही है। वो बिल इनके कम किए गए थे, यूनिट इनके कम किए गए थे, नहीं बंद किए गए थे, पैसे उनको दिए गए थे। नहीं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। उस पे सिर्फ गुफ्तगू उसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, उस पर नहीं हुआ, एग्जीक्यूशन हो गया था। एक फैसला हुआ था कि इसके अगेंस्ट पैसे मिलेंगे आपको, यूनिट्स नहीं मिलेंगे। तो बात तो एक ही है, लेकिन उसमें जो बिजली फ्री वाला सीन था वो थोड़ा सा कम हुआ। उसके साथ साथ पैसे उनको दिए जा रहे हैं, लेकिन जो एक सितम है आम आदमी के ऊपर, जो एक आम सारिफ है उसके ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, लाइन लॉसेस और उसके साथ साथ फ्यूल एडजस्टमेंट, हर महीने एक तलवार लटक बात वही है कि आपने वो जो अरबों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी तो वो अब अवाम से पैसे पूरे करेंगे। जिन लोगों ने चोरी किया, क्या किसी को इबरतनाक सजा मिली? आज तक कभी किसी इतने आपने जो फिगर्स दिए जाते होंगे लेस्को की जानिब से, पुलिस की जानिब से, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से कि हमने इतने घरों से बिजली चोरी पकड़ ली, क्या उनको इबरत का निशान बनाया गया? क्या उनके मीटर जो हैं वो दोबारा नहीं लगाए गए? तमाम के तमाम मीटर दोबारा लगा दिए गए। और उन लोगों से जो लाइन मैन है आपका या बाकी मीटर रीडर हैं,
इन लोगों के पैसे बढ़ गए हैं, उन लोगों का कुछ नहीं गया। वो लोग अभी भी वैसी चोरी कर रहे हैं, वो फैक्ट्रियां अभी भी बिजली चोरी से चला रहे हैं, लेकिन अवाम के ऊपर 4 रुपए 12 पैसे जो बढ़ा दिए। ये पहली दफा नहीं हुआ और ये हर दफा होता है। पिछले 5-6 साल से खास तौर पर शायद ही कोई महीना ऐसा गुजरा हो जिसमें फ्यूल एडजस्टमेंट नहीं हो। भाई ये कौन सी फ्यूल एडजस्टमेंट है? ये कौन सी फ्यूल एडजस्टमेंट है जो आपको करना पड़ रही है हर महीने? कोई खुदा का खौफ करें। आम आदमी पिस रहा है, पहले ही बड़ी मुश्किलात हैं, अब घरों के बजट अपसेट हुए हुए हैं, फिर उसके बाद भारी भरकम बिल्स हैं। सर्दियों में बिल्स इतने आ रहे हैं, 40-50 हज़ार रुपये बिल अगर आएगा सर्दियों में तो वो ऑब्वियसली 4 गुना ज्यादा आएगा गर्मी में। तो बिजली भी नहीं आ रही, बिल्स भी महंगे आ रहे हैं, पानी आ नहीं रहा, गैस आप दे रहे हैं सुबह दोपहर शाम दवाई की तरह, और बिल्स आप ले रहे हैं भारी भरकम। जब हम इलेक्शन की तैयारियों की और बहुत सारे घरों में आप लोग तो गए हैं सर्वे के लिए, तो बहुत सारे लोग कहते हैं हमने तो वोट कास्ट ही नहीं करना, क्योंकि आम आवाम के मसाइल कुछ और हैं। ये 2 सर्वे हमने इस दफा किए और ये सबसे अफसोसनाक चीज ये थी, पहले भी हम सर्वे करते रहे, 2018 में भी हमने सर्वे किए, लेकिन इस दफा अफसोसनाक चीज ये थी कि लोगों को ट्रस्ट नहीं रहा, इस पॉलिटिकल सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं रहा। वो कहते थे कि हमने कमाना अपनी जेब से, हमने कमाना अपने लिए। इन लोगों में से कोई भी आकर, बिजली, बिल्कुल इन लोगों में से कोई भी आकर उसने हमारा क्या भला करना है या क्या किया है आज तक। तो यही सूरत हाल, एक जब मायूसी पूरे माशरे में फैल जाए तो ये माशरा तबाही की तरफ, डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। लिटरली लोगों ने हमें देख के दरवाजे बंद कर लिए कि हमने वोट नहीं कास्ट। वो तो हालांकि किसी के साथ होगा, लेकिन वैसे लोग जो बात कर रहे थे वो यही मतलब कह रहे थे। लोग गुस्से में हैं, लोग गुस्से में हैं। मतलब जो मसाइल हम डिस्कस कर रहे हैं कि ना बिजली आ रही है, ना पानी आ रहा है, ना गैस आ रही है, लेकिन लोग इन मसलों से 2 वक्त का खाना पूरा करना, चले ये तो महीने बाद बिल पे करने होते हैं ना, ये महीने बाद जब आप बिल पे कर देते हैं ना सारे के सारे, तो फिर पूरा महीना आपके लिए 2 वक्त का खाना, नाश्ता, ये ब्रेड और अंडे घर में आना लोगों के लिए अब इतना मुश्किल हो गया ना ये चीज़ें कि इनसे बाहर ही नहीं लोग निकल पा रहे। फिर हम कहते हैं कि आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, टेंशनें हो रही हैं। तो ये जब मसाइल रहेंगे तो फिर यही हर घर में रहेगा, हर बंदा ही बीमार होगा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम ब्रेक में जो गुफ्तगू कर रहे थे, मेरे ख्याल से मैं वहाँ से ही अब कंटिन्यू कर लेती हूँ। हमने आम आदमी की मुश्किलात की बात की, और ऐसे में जब बात होती है ना इलेक्शन की, सो ग्राउंड रियलिटी और इलेक्शन की तैयारियाँ दोनों मैच नहीं कर रही हैं। वोट किसने देना है? आम आदमी ने। आम आदमी परेशान है, तो समझ से बाहर है कि क्या होने वाला है। इरफान मायूस है। हाँ। मायूसी जो है ये बहुत बुरी चीज है। आप ये सोचिए जो नौजवान मायूस होगा वो आगे चल के क्या करेगा। कि आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम से मायूस हो जाए। आपको पता हो कि कोई भी आएगा। हमारे जो हम बैलेट पेपर लेके फिर रहे थे तो उसके अंदर तमाम जमातें थी, तमाम जमातों के निशानात थे, लेकिन लोग इस पॉलिटिकल सिस्टम से इस कदर जो है वो नाला थे और मायूस थे कि ये लोग अगर आएंगे तो ये हमारे लिए क्या करेंगे, ये इन लोगों ने क्या कर लिया अब तक। क्योंकि वही हालात जो हर एक के हैं, आपके इश्यूज हैं, मेरे इश्यूज हैं, आम बंदे के इश्यूज हैं, वो सबके सेम है कि हमें जो गैस के हम पैसे दे रहे हैं, ट्रिपल कीमत पे ऊपर गैस हमें नहीं मिल रही, बिजली की कीमतें रोज बरोज बढ़ाई जा रही हैं, बिजली नहीं मिल रही, पानी की कीमतें बढ़ रही हैं, पानी नहीं मिल रहा, ग्रोसरी की कीमतें बढ़ रही हैं। ये सारी चीज़ें उस मायूसी की वजह से हैं जो हमें इस पॉलिटिकल सिस्टम पे पड़ गया। और ये मैं समझता हूँ कि ये तमाम सियासी पार्टियों के लिए ये एक अफसोसनाक चीज़ है कि वो अपने अपने टेनोर के अंदर जिसने भी, आप जितनी मर्जी कैंपेन कर लें, जब आम आदमी अपनी मुश्किलों से नहीं बाहर निकल सकेगा। जिसने भी अपना अपना टेनोर दिया, किसी ने 4 साल दिया, किसी ने 10 साल दिया, किसी ने 20 साल दिया, ये लोगों को अपना अंदर जोड़ना चाहिए कि हमने अवाम के लिए क्या किया। कि आज अवाम पॉलिटिकल सिस्टम से इस कदर मायूस हो गई है कि वो कहते हैं हमने वोट नहीं कास्ट करना। लोग कहते हैं इस टॉपिक पे ना बात करो। खैर इरफान, जरा इसको साइड पे कर दें। मैं थोड़ी सी आपसे आपकी खबर की डिटेल चाहूंगी। आम इंतखाबात महकमा दाखिला में शिकायत सेल कायम डैशबोर्ड बन गया है। मुझे इस खबर की थोड़ी डिटेल्स बता दें। जी बिल्कुल, इसमें देखें ये होगा कि डैशबोर्ड महकमा दाखिला में बना दिया गया है। उसके अंदर तमाम जो लोग, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर से तंग है, किसी से भी कोई इश्यूज़ हैं उनके, तो वहाँ पे वो एड्रेस किए जा सकेंगे। इसके साथ साथ उन जो डैशबोर्ड पे जितने भी
इंतज़ामिया है वो सारी की सारी ऑन बोर्ड होगी। उसमें इलेक्शन कमीशन भी होगा, उसके अंदर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी होगी, पुलिस भी होगी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी होंगी। ये तमाम लोग जो हैं वो ऑनलाइन होंगे। किसी जगह के ऊपर भी कोई कंप्लेन आती है, हमने 2017 के इलेक्शन के अंदर 18 के इलेक्शन में, उसके बाद जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था सियालकोट, उसमें एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था कि वहाँ पे बहुत से लोग जो गन्स के साथ वहाँ पे निकल आए थे, लोगों ने फायरिंग की, लोगों को, वोटर्स को धमकाया गया, वोटर्स को ज़ख्मी किया गया, गोलियाँ चली, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बनी। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए ये डैशबोर्ड बनाया गया है जहाँ पे तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन और बाकी लोग जो मौजूद होंगे कि अगर खुदा न खास्ता किसी जगह के ऊपर भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो फौरी रिस्पॉन्ड किया जाए, इसको मज़ीद बढ़ने से बचाया जाए। क्योंकि वो जो दिन होता है पोलिंग डे, ये बहुत सेंसिटिव होता है। और इस हवाले से मैंने IG पंजाब से भी जब बात की गई तो उनका ये कहना था कि मुख्तलिफ हमें थ्रेट्स मौजूद हैं। जहाँ पे हमें दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है, वहीं पे हमें पोलिंग डे के दौरान जो पार्टीज हैं आपस में उनकी लड़ाई झगड़े के खदशात जो है वो मौजूद हैं। ये जो A, B और C कैटेगरी बनाई जाती है इसी बुनियाद पे, बिल्कुल इसी बुनियाद के ऊपर। और इसको जो है वो आपके साबका द्वार के अंदर जो इलेक्शन हुए, ज़िमनी हुए या जनरल इलेक्शन हुए, उसके अंदर जो वो प्रैक्टिस देखी जाती है कि उसमें किस किस पॉइंट के ऊपर क्या क्या हर्डल्स आई थी, क्या क्या इश्यूज आए थे, उनको मद्देनजर रखते हुए ये प्लान बनाया जाता है कि इसको एक कैटेगरी में रखे। यहाँ पे लड़ाई हुई थी, गोली चली थी, लोग दोबारा लड़ सकते हैं इस हल्के, क्योंकि हल्के की अवाम ने तो वहीं पे रहना है, हल्के की अवाम तो नहीं बदली। और लड़ाई भी उन हल्के की अवाम की होती है। वहाँ पे आके वहाँ पे कोई पॉलिटिकल लोग आके नहीं लड़ते, कोई किसी जमात का कोई MNA MPA का उम्मीदवार वो आपस में नहीं लड़ता। पॉलिटिकल लोग जो वहाँ पे मौजूद होते हैं वो आके लड़ते हैं, कारकुन वर्कर्स। तो इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए बड़ा एक जबरदस्त किस्म का प्लान जो है चलें, ये तो तैयारी है सिक्योरिटी के हवाले से। अब कुछ रिवायती जुमलों की बात कर लेते हैं। बिलावल साहब कह रहे हैं जी तनख्वाहें डबल कर देंगे अगर इक्तदार में आए, 300 यूनिट बिजली मुफ्त होगी। राव साहब खुश हो गए आप तो? जब आपने बात शुरू की ना कि पॉलिटिकल बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि यहाँ पर पॉलिटिकल एलीट है, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। इसमें इन दोनों में फ़र्क है। पॉलिटिकल एलीट मैं इसलिए इनको कहता हूँ कि अगर आप इनके अपने इदारे देखें, जो इनके अपने इदारे यानी पॉलिटिशियंस के अपने जो भी बिजनेसेस हैं, वो तो बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हुए नज़र आते हैं। वो वहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त उनका बिजनेस चल रहा है। लेकिन जो ही आपको PIA और एयर ब्लू की मिसाल दे देता हूँ, ज़्यादा मिसालें देने की ज़रूरत नहीं है। PIA वही शख्स जो PIA का जब बनता है तो PIA नीचे को जाना शुरू हो जाती है, लेकिन उसी शख्स की प्राइवेट अपनी एक जो एयरलाइन है वो ग्रो कर रही है, यानी बेहतरीन बिजनेसेस और सबसे बड़ी टैक्स पेयर एयरलाइन है वो। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब सरकारी तौर पर जब इनको जिम्मेदारी मिलती है तो मुझे समझ नहीं आती क्यों ये नाकाम होते हैं, क्यों नहीं चलाते। ये मौजूदा वज़ीर-ए-आला पंजाब ने साबित किया है कि आप 7 वज़रा के साथ भी परफॉर्म करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई इससे सीखेगा नहीं। ये वही जब इलेक्शन होने हैं उसके बाद फिर वही एक जहाज नुमा काबीना और वजीर मशीर पॉलिटिकल सेक्रेटरी और वही लूट मार का बाजार फिर से गर्म होना है। तो इससे कम से कम जो सियासी असूल हैं उनको कर लें कि अब अपने जो भर्तियां करते हैं वो पॉलिटिकल भर्तियां ना करें, इदारों पर बोझ ना डालें। PIA, स्टील मिल, रेलवे, ये इदारे खसारे में हैं। 700 अरब रुपए जो कौम के खून पसीने की कमाई है वो उन भर्तियों की नज़र होती है जो सियासी तौर पर की जा चुकी हैं। और अगर इनके अपने इदारों में हम देखें तो एक बंदा भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता जो कि वेला बैठ के तनख्वाह ले रहा हो, जो फारिग बैठे घर में बैठे और तनख्वाह ले रहा हो। तो मैं ये बड़ा अवाम के हालात देखते हुए अपने ये 2 हलकों में हमने सर्वे किए हैं और अवाम के जज्बात मैं समझता हूँ कि ये अमानत ही होती है लोगों तक पहुँचाना। तो अवाम चाहते हैं कि अब तो लीडर बन जाएं। हाँ। अच्छा, मुझे राव साहब ये जो नवाज शरीफ साहब की ज़रिए से दार टिकटों की तकसीम पर मुशावरत हुई है, एग्जैक्टली अभी मुशावरत चल रही है, सिर्फ बलोचिस्तान के हवाले से फैसले किए हैं। अभी बलोचिस्तान में से भी एक खबर आ गई कि वो याकूब बजिंजो साहब ने उसका टिकट अनाउंस किया तो वो उन्होंने टिकट लेने से इनकार किया। वो शायद आज़ाद हैसियत में जाएंगे या जिस तरह की कोई लाइन होगी उनको वो जाएंगे।
बस मतलब अभी तक इंटरव्यूज इन्होंने किए हैं पार्लिमानी बोर्ड मुस्लिम लीग नून के, बड़ी तफसील से वो इंटरव्यूज हैं, वो इंटरव्यूज किए गए हैं और इंटरव्यूज के बाद अब आगे ये उस पर डिसीजन करने के लिए इन इंटरव्यूज के सूरत हाल देख लें कि जो सोशल मीडिया पे इनके वीडियो क्लिप्स जो चल रहे हैं उसमें इंटरव्यूज नहीं होते, उम्मीदवार खड़ा होता है, वो मियां नवाज शरीफ से शुरू होता है, मियां शरीफ से शुरू होता है, हाँ। मियां शरीफ से शुरू होता हुआ हमजा शहबाज तक आते हुए इनकी तारीफों को पुल बांधता है और उसके बाद मियां साहब कहते हैं कि लेकिन ये वक्त है, इसकी कारकर्दगी से मैं बड़ा मुतमिन हूं। खुशामद हमारे कल्चर का हिस्सा बाहर निकलेंगे तो फिर कुछ मैं ये कहता हूं कि जो हमारी सियासी अशराफिया है ये अब हकीकी मानों में ये अगर इन्होंने नहीं पढ़ा तो नेल्सन मंडेला को पढ़ ले, किस तरह से उसने अपनी एक खस्ता हाल कौम को उठाया और आज 8वीं बड़ी मैशत है। वो आपको खान साहब पढ़ाते रहे ना, और खान साहब उसके बारे में पढ़ाते रहे, तजर्बात भी किए। आप मेहरबानी करके नहीं जी, साइज छोटे रख के मुतामिल नहीं है और आप मुल्क को अपनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरह चलाएं तो मुझे लगता है कि शायद बेहतरी आ जाए। फालतू भर्तियां ना करें, जो बोझ है खजाने पे वो खत्म करें। प्राइवेटाइजेशन का अगर करना है, 20 साल से हम सुन रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन, आपकी ये तमाम बातें जो है पाकिस्तान स्टील मिल बंद है कई साल से, लेकिन एक साल में 2 करोड़ की स्टेशनरी लग गई है वहां पे। वो कौन यूज कर गए स्टेशनरी, ये तो पता करें। ये तो बंद है, बहुत जगहों पर ऐसे होता है, एक जहाज पे आपने अच्छे खासे होते हैं। राव साहब मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, हम ब्रेक ले लेते हैं। मैं राव साहब को कहती पानी शानी पी लें ब्रेक के बाद। पानी पी लिया है। वेलकम बैक वंस अगेन। और जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बुरी हो रही हैं वहाँ पर कुछ अच्छा जो हुआ है वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा ये हुआ है जी, PIC की इमरजेंसी फॉल हो गई है, बहुत ज़रूरी था, ये बहुत अहम प्रोजेक्ट था। अल्लाह ताला रहम करे, जिस हालत में मरीज़ों को व्हील चेयर पर बैठे देखा है, जिस हालत में मरीज़ों को नीचे बैठ के ड्रिप्स लगाए हुए ज़मीन पर बैठे हुए देखा है, उस पर अब इंतज़ामिया भी क्या कर लेती है। अगर बेड ही अवेलेबल नहीं है, अगर जगह ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर ऑप्शन यही रह जाती है आप जिस तरह मरीज़ को फैसिलिटेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि निगरान वज़ीर आला ने इस पर बहुत बार बार फॉलोअप लेकर विज़िट करके और एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी ये काम हो सकता था इसको पाया तक मील तक पहुँचाया, हालाँकि ये एक बहुत बड़ा काम था। अब बड़ी तादाद में मरीज़ फैसिलिटेट हो सकेंगे, लेकिन मेरी दुआ यह है कि अल्लाह ताला वहाँ तक जाने की नौबत ही किसी को ना आए। देखिए पॉजिटिव खबर है और पॉजिटिव खबर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इससे भी आगे हम जाएंगे कि 31 जनवरी तक 100 से ज़ायद अस्पताल हैं जिनकी अपग्रेडेशन मुकम्मल होगी और वो इंतज़ामिया के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। और अल्लाह करे कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म बना के जज़ा और सज़ा के साथ हो और YDA जैसी लानत से बचाव के साथ इन अस्पतालों को। ये तो मैं खुद कहती हूं कि सीएम साहब इतने अच्छे काम कर रहे हैं, कोई अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम भी ले, मॉनिटरिंग सिस्टम इससे करके जाना चाहिए इनको, ताकि मिसाल बने और वो ऑथोराइज्ड हो वो अथॉरिटी उसी अस्पताल की, जो कि ये YDA वाले जो गंद करते हैं, जो पेशेंट्स को ख्वार करते हैं, छोटी छोटी बातों पे सियासत करते हैं, इससे सारे। और अब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 100 अस्पतालों को अपग्रेड किया गया। और PIC जिसका माजी में अगर देखें, ये बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं, मैं आपको बता रहा, माजी करीब की बात बता रहा हूँ। ये सिर्फ 30 बेड्स की एमरजेंसी थी, जिसको फ्रेंड्स ऑफ PIC, जिसमें मोहसिन नकवी साहब भी हैं और बहुत सारे और भी लोग जो इसके डोनर्स में शामिल हैं, उनकी फ्रेंड्स ऑफ PIC की मदद से ये 300 बेड्स तक गई और अब मज़ीद इसको अपग्रेड किया गया है। तो ये सारे काम सहूलियात के लिए है। और अभी भी जिस तरह से आबादी में इजाफा हुआ है या जिस तरह की हमारे यहाँ डाइट है, उसकी वजह से ये हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और अब ना सिर्फ PIC को ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, बल्कि डिवीज़न लेवल पर PIC लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके क़याम को हर सूरत में लाजमी उनकी तामीर को बनाना चाहिए। मुस्तकबिल में ज़ाहिर है जो भी गवर्नमेंट आए, चूँकि हेल्थ और तालीम के नाम पर हमसे हमारे खून पसीने की कमाई टैक्स की शक्ल में वसूल की जाती है, लेकिन हाल बहुत बुरा है। हमें फिर भी प्राइवेट माफिया के सुपुर्द होना पड़ता है ना चाहते हुए भी, छोटे से छोटे इश्यूज के लिए भी। तो अगर इनको डेवलप कर रहे हैं, जिस तरह से लाहौर के बड़े अस्पतालों को अपग्रेड किया गया है, म्यू अस्पताल को पता नहीं कितने साल 10 साल लगे, मेट्रो बस बन गई 11 माह में, और घड़ी वार्ड जो कि 3 माह में बनना चाहिए था वो बना 10 सालों में। तो प्रायोरिटाइज
करने की जरूरत है। वो अब तरजीहात अगर चेंज हुई हैं निगरान गवर्नमेंट में तो आपको उसके रिजल्ट भी नजर आ रहे हैं ना कि अगर तरजीहात हुई हैं। नॉर्मली हमने ये सुन रखा था कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, लेकिन यहाँ तो एक के बाद एक वादा वफा हो रहा है। इरफान ना देखें, अभी हम इससे पहले पॉलिटिकल लोगों की बात कर रहे थे। कल रायबंड के अंदर बिलावल भुट्टो का एक जलसा था। उस जलसे में उनका एक क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त था जो अवाम से था। उन्होंने कहा कि ये खुद जब बीमार होते हैं तो इंग्लैंड भाग जाते हैं, और क्या इन्होंने इस अवाम के लिए जहाँ पे ये लोग रहते हैं वहाँ पे कोई हॉस्पिटल दिया? तमाम लोगों का जवाब था नहीं था, कि ये प्रायोरिटी में नहीं चीज़ें शामिल थी। जो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मोहसिन नकवी ने जब चार्ज लिया, जब उन्होंने ये ओहदा संभाला, तो उसके बाद उन्होंने ये ऑनरशिप ली कि इस सूबे की आवाम की खिदमत के लिए वो दिन रात एक करेंगे, और उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ के अंदर अवाम की सेहत जो टॉप के ऊपर रखी। जितनी मीटिंग वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ सेक्टर के हवाले से की, रिजल्ट वज़ीर आला पंजाब ने हॉस्पिटल्स के किए, शायद ही आज तक पूरी हमारी 75 साल तारीख के अंदर किसी भी ऑफिसर ने, किसी सियासतदान ने इन हॉस्पिटल्स के अंदर इतने विजिट किए हों। और उसका समर देखें कि 31 तक हम 100 बेड जो हॉस्पिटल्स हैं उनको रीवैम्प कर रहे हैं। लाहौर में ये PIC एक बहुत बड़ा जो है वो मैं समझता हूँ लोगों की दुआएं हैं जो मोहसिन नकवी को इस काम के लिए लेके आए, और मोहसिन नकवी ने वो दुआएं जो हैं उसके बाद इस काम को तेज किया, प्रैक्टिकली उसने करके दिखाया कि किस तरह लोगों की खिदमत की जा सकती है। और मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी ने जो अपना टेनोर के अंदर जिस तरह उन्होंने काम किया, उन्होंने बाकी लोगों के लिए एक जो पैरामीटर सेट कर दिए हैं, इसको मैच करना। डू यू थिंक किसी को इसका असर होगा? कोई देखिए होना पड़ेगा। कल को जो भी आता है, कल को जो भी आता है फर्क पड़ेगा। कम से कम शर्म करनी चाहिए। शर्म की बात नहीं है, वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि आम जो है ना कंपैरिजन करेंगे। जो मेन चीज है कि मैं खुद बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं, जब मोहसिन नकवी साहब की जानिब से ये ओहदा संभाला गया तो बहुत से ऐसे लोग थे जो इस बात के ऊपर काफी तनकीद करते थे। उन लोगों ने आज वही लोग जो हैं बिलीव करे, लोग दुआएं देते हैं। हम इस सर्वे के दौरान ही कई ऐसी खवातीन, कई ऐसे बुजुर्गों से मिले जिनके इलाज वहाँ पे हॉस्पिटल में हुए थे, बच्चों के इनके इलाज हुए या उनके इलाके अपग्रेड हुए, तो उसके बाद उनकी तरफ से दुआएं थी। वो हमें ये कह रहे थे कि इस बैलेट बॉक्स में मोहसिन नकवी का नाम भी आप दें ताकि हम उसको भी वोट डाल सकें। अंदाजा करें कि लोग अच्छी चीजों को सराह रहे हैं। जब आप काम करेंगे, जब आप काम करेंगे, वाइंड अप की तरफ जाना, ब्रेक की तरफ जाना, लोग खुद इसको एनालिसिस करेंगे। तो हम नहीं, हम आपने कहा ये पैरामीटर सेट किए हैं, तो मैं कहूंगी कोई चले इसको मीट ना करे, लेकिन कोशिश करके इस जैसा ही कर ले, 25% बिल्कुल ऐसे ही। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर यह है कि पानी का ज़िया करने वाले घरेलू सारिफिन को 10,000 और कमर्शियल सारिफिन को 20,000 तक का चालान होगा। इस तरह के पहले भी बहुत सारी हमने चीज़ें सुनी। इम्प्लीमेंट कहाँ पर होता है? आपने कोई 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए इस चीज़ पर इम्प्लीमेंट किया। समझना ये है कि पानी वाकई नहीं आने वाले वक्तों में, पता नहीं है क्या यहाँ ना पानी दें तो सही। MD वासा की तरफ से चालान जो करने का कहा गया है कि कमर्शियल सारिफ को 20,000 और 10,000 रुपया घरेलू सारिफ को पानी के ज़िया के ऊपर। पानी का ज़िया तो तब हो जब पानी आए। पानी कोई एक इलाका जैसे बता दे, कुछ इलाके होंगे जहाँ पे ट्यूबवेल बिल्कुल करीब होगा, वहाँ पे पानी जो है मोटर के बगैर आ रहा होगा। बाकी तमाम इलाकों के अंदर पानी जो है वो आपको गंदा दिया जा रहा है। वासा की तरफ से चालान के ऊपर जोर रखा गया है, वासा की तरफ से बिलों को बढ़ाने के ऊपर जोर रखा गया है, वासा की तरफ से सर्विस डिलीवरी के ऊपर जोर नहीं रखा गया कि हम जो 25-25 साल पुरानी पाइपलाइन है, हम उनको किसी थोड़े थोड़े फेज के अंदर ही किसी एक इलाके की पहले शुरू कर ले, फिर दूसरे की कर ले। पायलट प्रोजेक्ट सुनते थे। हमें तो साबका दौरे हुकूमत में ये भी सुनने में आया था कि साफ पानी जो है वो प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। गवर्नर जो थे वो उसकी तरफ से उनकी तरफ से कहा गया था कि हम साफ पानी फराहम करेंगे। ये पानी तो मिल ही नहीं रहा। अब चलानों वाली ये तो मेरे ख्याल में ऐसी ड्रामेबाजी है कि हमने चलान करने हैं, हम कारकर्दगी दिखा। ये असल में कारकर्दगी दिखाने के लिए वो एक प्रेस रिलीज टाइप चीज़ है कि हमने इलामा इकबाल टाउन में इतने जुर्माने किए, समनाबाद टाउन में हमने इतने जुर्माने किए, फलां एरिया में इतने जुर्माने किए। कार्रवाई कोई नहीं हमने की। हमने चलान किए,
हमने कारकर्दगी कोई नहीं दिखाई, हमने सर्विस डिलीवरी नहीं दी। तमाम इलाकों में गंदा पानी आ रहा है और आपके हॉस्पिटल्स जो डायरिया, जो लीवर केसेस, पानी, जरकान, ये ऐसे इश्यूज की डॉक्टर्स पानी की वजह से और 100% मसाइल वो कहते हैं कि पानी की वजह आपके से, पानी की वजह से, क्योंकि आपका पानी साफ है ही नहीं। इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो पानी का ज़िया रोकने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि एक वाटर कमीशन बना हुआ है। सजाद कुरैशी साहब गालिबन उनको हेड करते हैं, उसकी रिपोर्ट्स भी जाती हैं। लेकिन उसी तरह से अगर आप देखें कि पानी का ज़िया के हवाले से मुझे लगता है कि शायद खित्ते में सबसे ज़्यादा जो पानी ज़ाया करते हैं वो हमारे यहाँ पानी का ज़िया बहुत ज़्यादा है। फिर हमने पानी के रिजर्वायर के हवाले से कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज से 10 से 15 साल अगर हम पीछे जाएं तो जो वाटर टेबल था हमारा वो 450-500 पे भी पानी जो मुयस्सर था, लेकिन जो अब 1000 से ज़ायद फिट नीचे जाना पड़ता है पानी के लिए आपको जब पाइपिंग होती है। नया कोई भी कनेक्शन ट्यूबवेल जब लगता है तो वो 1000 से ज़ायद, मुझे लगता है कि 1100-1200 तक जा चुका हुआ है। तो बहुत सारे उसके बावजूद पानी 5 फीट का कम और उसके बावजूद पानी का म्यार जो खराब तरीन है। सबसे बड़ी वजह यह है कि वासा का अगर हम बजट देखते हैं तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं, लेकिन पीने का पानी मुयस्सर करने में वासा बिल्कुल नाकाम है। और वजह वही है, नाअहली, कोई राइट मैन फॉर द राइट जॉब है कोई नहीं। हमने कोई माहौलियाती जो माहिरीन है उनको रखा कोई नहीं इस सारे मैं कहती हूँ चलें आप चालान कर रहे हैं ना तो हम इसकी फेवर कर लेते हैं। उस सूरत में कि अगर आने वाले टाइम के लिए आप पानी बचाएं, आप ज़ेरे ज़मीन पानी की लाइनों को चेंज करें, आवाम को सहूलत देने के लिए कुछ सहूलत दें, आवाम को साफ पानी पहुंचाने के लिए मसाजिद में तो पानी साफ चला जाए, मसाजिद में नहीं। फिर आपकी ये काविश कुछ समझ नहीं आती है, हम इसको खुद सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट्स आती है वो इसी तरह से आती है कि गंदा पानी आ रहा, वुज़ू भी नहीं कर सकते, किसी एक इलाके में साफ पानी नहीं है। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का शुक्रिया। हेडलाइंस के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम और प्रोग्राम के इस हिस्से में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कोई नहीं होती। या तो हम सुनी सुनाई बातों पर अमल कर रहे होते हैं, या तो फिर हम खुद से घर बैठे ही अपना एक माइंड बना बैठते हैं कि अच्छा जी ये हो रहा है तो ये इस वजह से हो रहा है। सो आज का टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सी सेक्शन जो है वो एमी डॉक्टर्स कर देते हैं। आज तो आप जिस डॉक्टर के पास चले जाएं तो वो सी सेक्शन, अच्छा घर में बड़े कहते हैं कि जी हमारे टाइम में तो सी सेक्शन का पता नहीं होता था, अब तो डॉक्टर्स जानबूझ के ऐसा करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लाइफस्टाइल, आज का लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। इसके पीछे बहुत सारी रीज़न होती हैं। नॉर्मल डिलीवरी हर डॉक्टर चाहता है हो, लेकिन इसके बावजूद अगर सी सेक्शन अगर कोई डॉक्टर कहता है तो उसके पीछे रीज़न क्या हो सकती हैं, क्यों ये रुझान बढ़ रहा है, क्यों नॉर्मल डिलीवरी के खदशात लोगों को परेशान भी करते हैं, इसकी रीज़न क्या है और एक्चुअली इसमें सच्चाई क्या है, वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये जो आप खुद से माइंडसेट लोगों ने बना लिया हुआ है ना, इस पर भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ हमारी आज की मेहमान जो मौजूद हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल से आई हैं जी, हमारे साथ गायनाकोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर हुमा अरशद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। कुछ मिसकंसेप्शन है, आई थिंक कुछ लोगों का एक्सपीरियंस बड़ा ही बैड रहता है, जिस वजह से वो वाकई ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हैं हमारी सोसाइटी में। नॉर्मल डिलीवरी कंपैरेटिवली वाकई कम हो रही है। हमारी अम्मा का अगर दौर देखें ना तो उससे अगर कंपैरिजन करें तो कम हो रही है। आपको रीज़न क्या समझ आती है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं छोटी सी बात ज़रूर करना चाहूँगी। अच्छा, पहले है कि हम ओपीडी में उतने ही इनफर्टिलिटी केसेस भी बहुत देख रहे हैं। मैं जैसा ओपीडी में भी पेशेंट्स आते हैं, जब 9 महीने दिखाते हैं, एंड में उनको यही उनको कंसर्न होता है मैडम नॉर्मल या सिजेरियन, या क्या हम ऐसी चीज़ें करेंगे कि हम नॉर्मल की तरफ जाएंगे। मैं उनको भी यही कहती हूँ बेटा कि अब जिस तरह से इनफर्टिलिटी कॉमन हो रही है, अल्लाह ने तुम लोगों को औलाद दी है, चाहे बेटा है बेटी है जो भी है, पहले इसको प्रेशियस समझो, प्रेशियस बेटे को बच्चे को समझो, फिर अपनी प्रेशियस माँ है, फिर अपने लिए वो गायनाकोलॉजिस्ट चूज़ करो जिस पे ट्रस्ट है। और फिर जब 9 महीने उस पर ट्रस्ट किया है और आखिर में जब वो कह रही है कि ये ज़रूरी है, ये प्रॉब्लम्स हैं या ये नहीं प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर उसको फॉलो करो। मैंने देखा जो पेशेंट्स अपने गायनाकोलॉजिस्ट को प्रॉपर रेगुलर जिस पे ट्रस्ट करते हैं उसको फॉलो करते हैं, वो ठीक रह जाते हैं। बाकी है कि नॉर्मल ही है, देयर इज़ नथिंग लाइक नॉर्मल, ठीक है। डेफिनेटली एक अल्लाह का नेचुरल निज़ाम है, बर्थ कनाल से बच्चा निकलता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि सिजेरियन इज़ एन एबनॉर्मल थिंग।
सिजेरियन एबनॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है अगर मेडिकली इंडिकेटेड है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप जब नॉर्मल इतनी डिस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाती है जहाँ पे माँ और बच्चा कॉम्प्रोमाइज़ हो सके, वहाँ पे अल्लाह की तरफ से एक सिस्टम है जो बना हुआ है। अगर हम सिजेरियन करें तो वो बहुत ज़्यादा फार में बेटर कि आप डिस्ट्रक्टिव नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करें। और आजकल के ज़माने में डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, जिसमें टूल्स आ गए, मेडिकल टूल्स हैं, अल्ट्रासाउंड है, CTGs हैं। 9 महीने अगर हम लोग वो करवाते रहते हैं, पेशेंट्स जो रेगुलर चेकअप वगैरह कराते हैं, तो कोई अगर प्रॉब्लम चल रहा है वो डायग्नोज जल्दी हो जाता है। जिस तरह बीमारियां भी जल्दी आ रही हैं, उनके इलाज भी जल्दी निकल रहे हैं। इसी तरह जब आप जिस तरह 9 महीने अगर आप रेगुलर चेकअप कराते हैं, कोई हल्का सा भी प्रॉब्लम है, हम पेशेंट्स को बता देते हैं। अब सिजेरियन 2 तरह के होते हैं, एक तो इलेक्टिव है या इमरजेंसी है। अगर किसी की इलेक्टिव सिजेरियन है, अगर वो रेगुलर चेकअप करा रहा है, कोई भी ऐसा सिचुएशन है जैसे अवल नीचे की तरफ है, या किसी का बच्चा बिल्कुल उल्टा है या तिरछा है, आड़ा है, या फिर कि किसी का बहुत ज़्यादा BP हाई रहना शुरू हो गया है, पानी कम हो गया है, या फिर किसी का कोई भी मल्टीपल रीजन, ये वो रीजन है जिसमें सिजेरियन डॉक्टर पहले से बता देते हैं कि ये अगर आपका नॉर्मल होगा तो दैट वुड बी डिस्ट्रक्टिव। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इन सिचुएशन में भी कह रहे होते हैं कि नहीं वो नॉर्मल ट्राई करना चाहते हैं। यही तो बात है, मैं इसीलिए मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बल्कि पेशेंट मेरे पास भी आते हैं, मैं कहती हूँ यू ट्रस्ट मी, अगर ट्रस्ट करते हो, देखो ये सिचुएशन है, अल्ट्रासाउंड सामने, ये सब कुछ है बेटा, ये कंडीशन है, अगर आप ऐसे करोगे तो प्रॉब्लम होगा। अगर आप, और सिजेरियन आप पहले वाले सिजेरियन की तरह नहीं है कि पहले आप बल्कि देखते होंगे लोगों के पेट पूरे चाक हुए होते थे ऊपर से लेकर नीचे तक, आप छोटा सा इंसिजन दे के आप बेबी निकाल सकते हैं। लेकिन कि अगर मेडिकली इंडिकेटेड है, मैं फिर भी बार बार कह रही हूँ, देयर इज नथिंग लाइक नॉर्मल, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। अच्छा, कुछ चीजें सिजेरियन के साथ जोड़ी जाती हैं कि अच्छा जी आप तो सारी जिंदगी के लिए उठने बैठने में प्रॉब्लम होगी, बैक पेन रहेगी, आप हील्स नहीं पहन सकते, आप हैवी चीज नहीं पकड़ सकते, आप स्टेयर्स उस तरह से नहीं आ जा सकते। सो इज दैट ट्रू? ये इश्यूज रहते हैं? बिल्कुल मिथ्स हैं, बिल्कुल इसी तरह से मैं बता रही हूँ कि मिथ्स ज़्यादा हैं। ठीक है, अब सिजेरियन सेक्शन वही बता रही हूँ कि नॉर्मल अगर हम सुबह सिजेरियन करते हैं, अगले दिन पेशेंट कैन गो होम। ठीक है, 12 to 18 आवर्स के बाद हम पेशेंट को मोबिलाइज करा देते हैं। ठीक है, अगर कोई और कोई इंडिकेशन ना हो, पेशेंट कैन मूव। वही बात है कि अगर जहाँ पे कोई इमरजेंसी है, कोई बेबी के लिए प्रॉब्लम है, सिजेरियन होता ही उस जगह पे जहाँ पे बेबी को हमने बचाना है, या माँ का बहुत ज़्यादा BP हाई हो गया, बच्चे ने कहीं मोशन कर दिया है, या बच्चे की ऑक्सीजन ड्रॉप हो रही है, और वो जाहिर बात वो भी बहुत डिस्ट्रक्टिव है कि वो माँ बाप के लिए बड़ी तकलीफदेह चीज़ है कि माँ एक छोटा या बड़ा कट भूल सकती है, लेकिन खुदा ना खास्ता उसका बच्चा हैंडीकैप हो, सारी ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो, या कई दफ़ा हमने जो पेरिफेरीज में जो मतलब लेडी हेल्थ जो बर्थ अटेंडेंट्स हैं, वो दाइयाँ जिन्हें बोलती हैं, उनको तो जाहिर है दे डोंट हैव ऑप्शंस ऑफ सिजेरियन मोस्ट ऑफ द टाइम। उन्होंने खींच खांच के बच्चे निकालने होते हैं। जब हमारे पास आते हैं तो बच्चों की तकरीबन हार्ट बीट ख़त्म हो चुकी होती है, तो वो सारी ज़िंदगी माँ चीज़ वो नहीं भूलती कि मेरा बच्चा नहीं बच सका, वो छोटा बड़ा कट फिर भूल जाती है। लेकिन स्टिल हम फिर भी इस चीज़ को एनकरेज करते हैं कि अनड्यू सिजेरियन सेक्शन भी हमारी सोसाइटी में थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आपके सामने इंडिकेशंस हैं, आपको वैलिड रीज़न अगर डॉक्टर बता रही है, तो फिर देखें, फिर उसको आपने, अगर आपको नहीं इस पर ट्रस्ट, यू कैन टेक ए सेकंड ओपिनियन फ्रॉम अनदर डॉक्टर। लेकिन जहाँ पे अनड्यू है, मॉनिटरिंग सही नहीं होती, मैंने अक्सर देखा है छोटे सेटअप्स में जहाँ लेबर, क्योंकि लेबर मॉनिटरिंग चाहती है, जो औरत नॉर्मल चाह रही है उसकी कॉन्टीन्यूसली आपको सर पे खड़े होकर उसकी डिलीवरी को मॉनिटर करना पड़ता है, वो ज़्यादा टफ है क्योंकि वो सर पे खड़े होकर करना पड़ता है। और अच्छे हॉस्पिटल में ही, इसीलिए मैं कहती हूँ कि बेटा इतने बच्चे तो पैदा नहीं करने, जो थोड़े से करने वो अच्छे अस्पताल में करा लो ताकि मॉनिटरिंग अच्छी। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा, कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती है कि पूरे 9 मंथ एवरीथिंग इज ओके, नॉर्मल डॉक्टर भी कह रहा होता है, और जब आपका टाइम आता है नॉर्मल डिलीवरी से आपको एकदम स्विच करना पड़ जाता है सिजेरियन पे, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिस पर डॉक्टर आपकी ये डिसीजन लेती है? क्योंकि आपको फौरी तौर पे ये डिसीजन लेना पड़ता है ना, तो ऐसी क्या वो लोगों को लगता है कि अच्छा हमें तो डॉक्टर ने 9 महीने यही कहा था, अब आके ये कर दिया, हमारे साथ पैसे बनाने के लिए डॉक्टर ने ये कर लिया, ये एक्चुअली लोग बातें करते हैं। अब वही मैं बता रही हूँ कि कुछ डॉक्टर्स ने ऐसे वाकई ट्रस्ट ब्रेक किए हुए हैं पेशेंट्स के ना, कुछ ऐसे वाकई कुछ पेशेंट्स आते हैं, जब उनकी रीज़न पूछते हैं, बस कुछ नहीं पता था, बस एकदम डॉक्टर ने कह दिया। या तो आपने अगर करना है पेशेंट को, आप अपने ट्रस्ट में लें कि दिस इज़ द रीज़न, या उसको बताएं। अगर अक्सर मरीजों के जिनके आते हैं, इनके पहले ऑपरेशन होता है, उनको पता ही नहीं होता उनका क्यों ऑपरेशन हुआ है। लेकिन जो इमरजेंसी सिजेरियन है, अगर आपको लग रहा है कि 9 महीने बिल्कुल ठीक चल रही प्रेगनेंसी, इमरजेंसी सिजेरियन खुदा ना खासा, मैंने बताई कुछ रीजंस हैं कि अगर बच्चा मोशन कर दे ड्यूरिंग बहुत प्रोलॉन्ग लेबर हो जाए और बच्चा नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डायग्नोज ही उस वक्त होती है जब आप लेबर में जाते हो। उससे पहले जितनी चीज़ें मेजर चीज़ के ऑल नीचे नहीं है, बच्चा आड़ा नहीं है, पानी सही है, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल सही वेट बच्चे का ठीक है, कोई हड्डी छोटी नहीं है जिसमें से गुजर के जाना है। लेकिन समटाइम्स जब कुछ चीज़ें जब लेबर में पेशेंट जाती है उस वक्त ही असेस किया जा सकता है।
जो एमरजेंसी सिजेरियन कैन ओनली हैपन कि या तो ड्यूरिंग लेबर पेशेंट को बहुत ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, बच्चा ग्रीन कलर का मोशन कर दे, वो नज़र आता है औरतों को, ये भी नहीं कि कोई डॉक्टर कह सकते हाई मोशन कर दी, यू कैन सी दैट लाइक ऑन योर पैड ऑन योर लाइक एग्जामिनेशन थिंग कि वहाँ पे बच्चे ने मोशन किया होता है, या फिर आपके सामने जो CTG है, जो बच्चे की ECG जिसे आम इस्तेलाह में बोलते हैं, कॉन्टीन्यूसली अगर 100 से नीचे बच्चे के हार्ट बीट कॉन्टीन्यूसली जा रहे हैं और लग रहा है कि मुंह नहीं खुल रहा बच्चेदानी का, दीज आर द इंडिकेशन जब एमरजेंसी सिजेरियन टू सेव द बेबी। एक बहुत अगर एक दफ़ा C-सेक्शन आपका हो जाए तो फिर एवरी अटेम्प्ट आपको C-सेक्शन ही कराना पड़ेगा? देखो फर्स्ट सिजेरियन के बाद अगर व्हाट इज़ द रीज़न जो पहला सिजेरियन क्यों हुआ था, अगर तो किसी का हड्डी छोटी की वजह से हुआ है, अगर वाकई हड्डी छोटी है तो फिर डेफिनेटली फिर उसको बार बार ट्राई नहीं देना चाहिए, फिर वो बेचारा शी वुड एंड अप अगेन इनटू सिजेरियन सेक्शन। अगर किसी और रीज़न की वजह से हुआ है तो अगर गैप ज़्यादा है बच्चों में, 3 इयर्स का गैप आ गया या 3 से 4 इयर्स का गैप आ गया, तो अगर आपको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, ठीक है। 75% देयर आर चांसेस कि वो नॉर्मल हो सकता है। सही। अच्छा जी, मुझे अब ये भी बता दीजिएगा कि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग मैसेज चाहते हैं उन ख़वातीन के लिए जो 9 महीने इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, कॉम्प्लिकेशंस फेस करने के बावजूद भी ये चाहती हैं कि वो सेहतमंद बच्चा पैदा करें, ख़ुद भी सेहतमंद रहें, उनके लिए गाइडलाइंस क्या हैं? अच्छा, इसकी ना जो प्रेपरेशन है वो प्री मैरिज शुरू हो जाती है। मैं हमेशा बच्चियों को कहती हूँ अभी से जो हमारे पास क्योंकि यंग बच्चियाँ आती हैं, एक तो अपने बेटा वेट कंट्रोल शुरू से करना है प्री मैरिज, अपनी डाइट, क्योंकि देखो अगर हम लोग नेचुरल चीज़ चाह रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी की, हमारा बेबी भी हेल्दी हो, हम लोग भी नेचुरल रही रहे, तो हमें अपने आप को भी नेचर के करीब रखना है। जब वो वहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं तो फिर तभी प्रॉब्लम्स सेक्शन की तरफ ज़्यादा हो रहे हैं। बाहर के कंट्रीज़ में क्यों है? क्योंकि दे कीप देम वेरी फिट। वहाँ पे औरतों को देखा दे यूज दे गो फॉर देयर जिम्स एंड अपनी डाइट्स का किस तरह वो पहले से ही ख्याल रखती हैं और फिर वो अपने ड्यूरिंग लेबर भी एक्टिव रहती हैं। जो बिल्कुल औरतें रहेगी हम प्रेग्नेंट हो गई, अब हमने हिलना नहीं है, हमने कि ये चीज़ें अनटिल अनलेस के डॉक्टर आपको कहे कि आपकी कोई मसला है, आप अपना रेस्ट करो। हम कहते हैं 7th मंथ से आप अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल करो, एक्सरसाइजेस करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, डाइट अच्छी लो, फ्रूट्स एंड वेजीज लो। अच्छा, अब ये डाइट वाला कॉन्सेप्ट भी लोग बड़ा इसमें गलत चीज़ें कर लेते हैं, वो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर हुमा। हम डाइट पे बात कर रहे थे। सो डाइट आपकी क्या होनी चाहिए, क्या रिकमेंड करते हैं? अच्छा, मैंने जिस तरह बात की थी कि जो डाइट में बच्चियों को जो आज शादी से पहले आती हैं तब से ही कहती हूँ कि अपने डाइट पे बेटा बहुत ज़्यादा आप अपने वर्क करना है। डाइट में वही है कि जितनी को जंक फूड कॉमन हो रही है आजकल, वो नॉर्मल बच्चियों को हार्मोन प्रॉब्लम्स के लिए भी, आगे प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशन से वो अवॉइड करनी चाहिए जितनी जंक फूड हो सके। बाकी वेजीज़, फ्रूट, नट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में लें। आपको हम कहते हैं 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क अपनी डेली आपने यूज़ करना है। यू कैन टेक एग। ये जो मिथ्स हैं कि जी अंडा नहीं खा सकती, नट्स नहीं खा सकती, ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल आप ले सकते हैं। आप पराठा खाएँ, रोटी खाएँ। यू हैव टू ईट फॉर 2 नॉट डबल, ये बात याद रखनी है कि मैं जी बेबी भी है तो हमने डबल खाना है। आपने न्यूट्रिशन अच्छी लेनी है, इस पर फोकस करना है। और बहुत ज़्यादा मोटा ताज़ा बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ नहीं होती। जो कहते हैं ना कि बहुत मोटा है, 4-4 किलो का बच्चा है, उसके साथ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं और वो कोई रीज़न होती है जो बच्चे इतने मोटे होते हैं। हमेशा कोई डायबिटीज़ या कोई ऐसे प्रॉब्लम चल रहे होते हैं जो बच्चों में ओवर वेट होते हैं। तो आपने अपने वेट को कंट्रोल रखना है। जो एवरेज वेट है जो हर औरत को एक प्रेगनेंसी में गेन करना चाहिए, दैट इज़ ऑलमोस्ट 8 to 12 kg, जो अपना प्री प्रेगनेंसी वेट है, उसी को फोकस करें और अपने अनीमिया को करेक्ट करें, क्योंकि अगर जिनकी हीमोग्लोबिन कम रहती है उनकी भी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। इसीलिए मैं पेशेंट को कहती हूँ कि जितनी कि तुम लोग की डाइट और जितना कोई लाइफस्टाइल नेचर के करीब है उतना ही एक्सपेक्ट करो नॉर्मल डिलीवरी। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग नेचुरल नॉर्मल थिंग्स देन यू हैव टू बी बिहेव इन नेचुरल वे। आप अपना डाइट रखें, एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा करें। 7 मंथ से मैं पेशेंट्स को कहती हूँ अपनी 15 to 30 मिनट्स की वॉक अपनी रूटीन बना लें, ठीक है। और उसके बाद ये अच्छा, इस पे भी लोग खौफजदा होते हैं ना कि अगर एंड वाले टाइम में आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें तो वो आपको डिलीवरी पहले होने के चांसेस भी हो जाते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 7th मंथ ऑनवर्ड, 7th-8th मंथ में पहले आप 15 मिनट्स करें, फिर 30 to 45 मिनट्स आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपना हाउस होल्ड वर्क करें। जो बिल्कुल हो गया ना कि हाई प्रेगनेंसी होगी, हाई हम तो हिल नहीं सकते, ये जो है ना ये ख़त्म। मैं पेशेंट्स को कहती हूँ अपना काम करो, आपकी जो एक्सरसाइजेज में और अपने जो कंसल्टेंट से इन टच रहें। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी कि कई लोग एंड में आके पता नहीं क्या क्या कुछ वो यूट्यूब पे देख के, वो चीज़ें भी नहीं सही। आपने जो करना है, एक्सरसाइज करनी है, कोई भी करना है, अपने कंसल्टेंट से पूछें कि
कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि हमने यूट्यूब पे देखा तो वी डिड दैट और उसकी कॉम्प्लिकेशन के साथ आता है। अच्छा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा वेट गेन कर जाते हैं, बाद वाला फिर जिन्होंने वेट अपना रिड्यूस करना होता है ना, फिर आप कहते हैं फलाने तो इतनी जल्दी कर लिया था, मेरा क्यों नहीं हो रहा, उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये कि वही बात है कि आपने फ़ौरन जो है ना पेशेंट्स जो बाद में भी जो खिला के बुरा असर है कि आपने ये खाना है, देसी घी खाओ, छिले में ये खाओ, ये हम इतना इसको इनकरेज नहीं करते। वही बात है, हेल्दी डाइट लो। आपको पता है कि जो जितने विटामिन वगैरह सारे फ्रूट के अंदर, वेजीज के अंदर है, अगर आप वो भी लें तो ज़रूरी नहीं कि आपने पराठे, पंजीरियाँ और देसी घी खाने से ही आपको होता है। आप जितना करेंगे उतना आपकी डाइट से बहुत फ़र्क पड़ेगा। सेकेंडली डेफिनेटली जिनको डायबिटीज़ या कोई और इश्यूज चल रहे होते हैं उनका वेट स्लोली जाता है, उनको थोड़ा सा अपने शुगर कंट्रोल करनी पड़ती है। नॉर्मली 2 मंथ्स लग जाते हैं एक औरत को अपना प्री प्रेगनेंसी वेट पे आते हुए, और कई लोग बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट करते हैं। मैं अक्सर देखती हूँ स्टिच निकलवाने आती हैं कई दफ़ा, तो मैं कहती हूँ इट्स यू, वो कम अज़ कम उन्होंने अपना सारा प्रेगनेंसी वेट पुट ऑफ कर लिया होता है। तो आपकी वो अपना जितना जज्बा है वेट रिड्यूस करने का, वो डेफिनेटली इसमें फिर हेल्प आउट करता है। बिल्कुल। अच्छा जी, मुझे ये बता दीजिएगा, जो हम आफ्टर डिलीवरी हम कहते हैं कि अगर अच्छा अब आपको 2 महीने के लिए ये नहीं करना, कोई भारी चीज़ नहीं उठानी है, स्टेयर्स नहीं चढ़नी है, क्या वाकई इन चीज़ों की केयर करनी पड़ती है आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है। सिजेरियन में हम डेफिनेटली कहते हैं कि थोड़ा सा आपने 3 to 4 वीक्स आपने कोई वजन नहीं उठाना, स्टेयर्स की थोड़ी एहतियात करनी है। लेकिन है कि नॉर्मल डिलीवरी, ये देखिए दिस इज़ द नेचुरल थिंग। नॉर्मल डिलीवरी का ही तो फ़ायदा है कि आप डिलीवरी करो, पेशेंट फ़ौरन अपनी साथी अपने बच्चे को संभाल सकती है, खुद अपने आप को संभाल सकती है, अपने पिछले बच्चे संभाल, और कोई ऐसा नहीं है कि वजन नहीं। आप बहुत ज़्यादा, वैसे भी और बच्चों को मना करती हूँ कि बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग नहीं करो। उन लोगों ने एक्सरसाइजेस भी करनी है, अपने नॉर्मल अपने एक हद तक करो, कोई भी एग्रेशन में कोई बात है, मैं आना रवि के अंदर हो, लेकिन ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि वेट आप एज भी मैटर, अगर आपकी एज 40+ है तो इसमें चांसेस होते हैं कि डेफिनेटली जब ज़ाहिर है 35 के बाद 30 के बाद इवन की कॉम्प्लिकेशन रेट थोड़ा सा बेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाइपरटेंशन और ब्लड जो शुगर है वो ज़्यादा कॉमन है। जितनी ज़्यादा मटर्नल एज ज़्यादा होती है, इवन कि बेबी के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ की रेशो भी ज़्यादा हो जाती है, जो जेनेटिकली जो बच्चों के अंदर प्रॉब्लम होता है, ख़ासतौर पर डाउन सिंड्रोम है, वो 35 के बाद या 40 के बाद बहुत ज़्यादा रेशो उसकी बढ़ जाती है। सही। सो ये वो सब चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल भी रखना, और जो मिथ्स थी वो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक डॉक्टर साहबा ने क्लियर कर दी हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज यही है कि हर बच्चा, हर माँ बहुत कीमती है, और आप अपने बच्चे को अच्छे हॉस्पिटल में एनरोल कराएं, क्योंकि और अच्छी अपने जो वो डॉक्टर चूज़ करें जिस पे ट्रस्ट है, और जिस तरह पे डॉक्टर कहते हैं कोशिश करें उसको सुनने की, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अभी प्रोग्राम के इस हिस्से में, क्योंकि आज जुमे का दिन है, तो हम बात करने वाले हैं नमाज की अहमियत के हवाले से। नमाज मेरे ख्याल से जब कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और अल्लाह ताला से रब्ता करना है, वैसे तो 5 वक्त की नमाज आप पढ़ें, ज़रूर पढ़नी चाहिए, और मेरे ख्याल से ये 5 वक्त जब आप अल्लाह ताला से मिलते हैं तो वो आपका रिश्ता ऐसा हो जाता है कि आपको कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। लेकिन जब कभी आप परेशान हो तो ज़रूर ये अमल करके देखिएगा, कुछ देर एक्स्ट्रा जाए नमाज पे बैठ के अल्लाह ताला से गुफ्तगू करके देखिएगा, दिल का बोझ बहुत हल्का हो जाता है। सो नमाज की अहमियत क्या है, नमाज के बारे में अहकामात क्या हैं? बहुत सारे लोग नमाज से रिलेटेड बड़ी डिफरेंट चीज़ें डिस्कस भी करते रहते हैं। अक्सर महफिलों में होता है, लोग कहते हैं अच्छा जी मैंने नमाज़ पढ़ी, मुझे तसल्ली नहीं हुई, नमाज पढ़ते हुए फ़लाँ ख्याल आ रहा था, फ़लाँ ख्याल आ रहा था, मेरा ध्यान नहीं था। अब या आप कहीं गए हैं, आप जल्दबाजी में नमाज़ पढ़ लेते हैं, आप सफ़र में हैं, आप छोटी नमाज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको परेशानी रहती है कि आप आज ठीक तरह से नमाज़ नहीं पढ़ पाए हैं। सो इस पर हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, तारुफ कराना चाहूँगी, अल्लामा एहसन अवैस साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो नमाज की अहमियत पर रोशनी डाल दीजिएगा। नमाज ये इबादत का मजमुआ, ये सिर्फ जो है एक वक़्त की इबादत नहीं, ये खुद इबादत का मजमुआ है। इसमें दुआ भी है, इसमें तस्बीह भी है, इसमें मुलाकात भी है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब अलैहिस्सलाम पर सलाम भी है, और उनके महबूब अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर दरूद भी है। और ये सारी चीज़ें रब्बे बारी ताला ने, कुरान की किरात भी है, और फिर तस्बीहात, रुकू और सजदा, ये सारी चीज़ें जब जमा होती हैं तो इसका नाम नमाज है। ऐसा मालिक हमने आज तक नहीं देखा, ऐसा रब्बे करीम के अलावा और कोई नहीं हो सकता कि जो मालिक जानता है कि मेरे बंदे दुनिया में इतने गुम हो जाएंगे कि कभी कभी भूल जाया करेंगे, उसने कहा अच्छा कोई नहीं, मैं 5 वक़्त खुद बुला लिया करूँगा, हय्या अल सलाह के ज़रिए, हय्या अल फलाह के ज़रिए। और नमाज वो तरीका है जो इंसान को रब के करीब करता है,
और रब्बे बारी ताला से मुलाकात करने का रास्ता हमवार करता है, उसके महबूबों से मुलाकात का रास्ता आसान करता है, इंसान को एंजाइटी से निकालता है, इंसान को डिप्रेशन से निकालता है, उसके अंदर एक करेज लाता है, उसके अंदर एक एंटी डिप्रेशन की सारी चीज़ें पेश करता है कि हर तरह से वो डिप्रेशन से, गुस्से से निकल जाए और अपने मालिक से तवक्कुल का ताल्लुक कायम हो सके, उसकी तरबियत का एहतमाम हो सके, उसमें आजिज़ी आ सके, उसमें इनकिसारी आ सके, उसके लहजे के अंदर नरमी आ सके। ये सारी चीज़ें कंक्लूड करें तो ये नमाज का मकसूद है। और फिर आखिर पर मौला से मुलाकात, ये इतनी बड़ी बात है कि इंसान अगर किसी चीज़ को पसंद करता है तो मिसाल के लिए एग्जाम्पलरी कि खाता है तो लज्जत लेता है, तो वो जो खाता है उसे पता होता है, तो उस लज्जत का क्या आलम होगा जिसने ये सारी लज्जात और हुस्न और जमाल कायनात का पैदा किया है, तो वो खुद कितना हसीन होगा। तो इस निस्बत के साथ भी नमाज रब से मुलाकात का जरिया है। बिल्कुल, तो ये आपने नमाज बता दिया क्या है, अब इस नमाज की अहमियत क्या है? अच्छा, नमाज की अहमियत के हवाले से, चूंकि ये मौला से मुलाकात का शरई एतबार से ऊपर 5 वक्त मोमिन पर फर्ज है, और इसलिए फ़र्ज की गई है ताकि अल्लाह की बारगाह में इताअत गुजार होकर उसको बाकी ज़िंदगी के अंदर भी अल्लाह की इताअतगारी और उसके हबीब की जो ज़िंदगी है उसके उसवे हसना पर चलने में आसानी हो सके। अगर वो 5 वक्त अपने मौला के अहकाम के मुताबिक खुद को नहीं डाल सकता, क्योंकि 10 to 20% नमाज इबादात शामिल हैं, मगर 80% तो मामलात हैं जो लोगों के साथ हैं, वो तभी शामिल होंगे जब वो अल्लाह के अहकाम की 20% इबादात वाली अपनी पाबंदी करेगा और उसके ऊपर चलेगा, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम के सदके उसे बाकी ज़िंदगी में भी अल्लाह रसूल के अहकामात पर अमल करना आसान होगा। हमारे यहाँ नमाज छोड़ने का रिवाज आम होता जा रहा है, इससे बचना चाहिए एक अहमियत के हवाले से। तीसरा इसका साइंटिफिक रीज़न, आप वज़ू को लें, मैं एक एग्जांपल यहाँ पर कोट करता हूँ यूरोपियन कंट्री की, कि एक मुसलमान जो था वज़ू करते हुए उसने सर का मसा किया और गर्दन का मसा किया। जैसे ही मसा किया तो वो जो पास खड़ा हुआ था उसने, जो यूरोपियन पर्सन था, उसने पूछा कि आपको बीमारी है यहाँ पर, या कोई प्रॉब्लम है आपको कोई किसे कहते हैं एपिलेप्सिया की प्रॉब्लम है, आपको मिर्गी की प्रॉब्लम है या बीपी प्रॉब्लम है? उसने कहा नहीं। उसने कहा मुझे डॉक्टर ने कहा है कि एपिलेप्सिया और बीपी की प्रॉब्लम में अगर आप पानी को यूं इस्तेमाल करें तो आपको ये चीजें डाउन हो जाएंगी और आप एपिलेप्सिया से बच सकेंगे और उसमें ज्यादा देर पर आप असर वाले हो सकते हैं अगर आप यूं अपने आप को, गर्दन को और चीजों को पानी से मसा करते हैं। तो उन्होंने बताया दिस एवोल्यूशन इज बिलोंग टू इस्लाम। ये जो वुजू का तरीका है ये इस्लाम से ताल्लुक रखता है, ये तो हम 5 वक्त करते हैं। इस बात ने उसे कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया, वाह सुभान, वो इस्लाम के अंदर आ गई। ये सिर्फ वुजू के हवाले से। अब योगा आजकल बड़ा इन है, बहुत ज्यादा, तो योगा वालों से कहूंगा कि 5 वक्त नमाज के अंदर रब्बे बारी ताला ने कुदरती योगा रखा है। आप जब स्टैंड अप होते हैं, खड़े होते हैं, तो आप तवज्जो के साथ खड़े हो गए, और उसको हम उसके बाद जब रुकू में जाते हैं तो आप देखें आपकी पूरा बेंड होती है बैक, और कहते हैं इतनी बेंड होनी चाहिए कि आप अगर प्याला या कोई चीज रख दें तो वो गिरे ना। इतना साइंटिफिकली, और कमर को मजबूत करती है, आपकी स्पाइनल कोड को मजबूत करती है। फिर आप जब खड़े होते हैं तो फिर आपका पोस्चर सीधा होता है, फिर आप रुकू में सजदे में जाते हैं। सजदे की कैफियत में भी आपकी स्पाइनल कोड के अंदर जो पट्टे होते हैं, जो मसल्स होते हैं, वो रिलैक्स होते हैं, और फिर आपका सर सजदे के अंदर होता है। और ये भी एक साइंस ने बताया कि जो जमीन की ग्रेविटी है अर्थ की, वो जब सजदे में जाते हैं तो वो ग्रेविटी आपके अंदर से जो आपके बुरी चीजें होती हैं, बुरे ख्यालात होती हैं, उसे स्नैप कर लेते हैं, उसको अपने अंदर खींच लेते हैं। तो ये सारी चीजें उसके अंदर मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, देखिए कितना कुछ में। और फिर एक और बात, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात कायनात बंदगी में सबसे बड़ी है, महबूबियत में भी और बंदगी में भी। और मैं यहाँ मोहब्बत के लिए बात जरा हद कर पेश कर रहा हूँ, जब इंसान सजदे में होता है तो आप जरा गौर करें, लफ्ज मोहम्मद की तशबीह हो जाता है। वाह सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम की मीम देखें, फिर हा, फिर मीम ऐसे बनी, फिर दाल उसके कदम, ये सारे का सारा। मेरा होता तो मैं वीडियो आपके साथ वो तस्वीर शेयर करता कि इंसान उस कैफियत में लफ्ज मोहम्मद की एक तशरीह की कैफियत है, और उस शायद इसकी वजह से ही कुरान ने कहा है कि सजदे की कैफियत में रब के सबसे ज्यादा करीब बंदा अपने मौला के करीब होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, अब कुछ बहाने हीले हम देखते हैं, अच्छा वक्त गुजर गया है तो अब तो नमाज का टाइम नहीं रहा, हम नहीं नमाज पढ़ सकते, मैं फलां मुश्किल में था, नमाज नहीं, मेरे कपड़े साफ नहीं है। ये वो अक्सर चीजें हैं जो हम कहते हैं ना लेम एक्सक्यूज कि हम नहीं नमाज पढ़ना चाह रहे। सो क्या ये हमारे अपने ज़हनी वसवसे ही होते हैं कि बाकी ये चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए? मोमिन जो है वो तो तहारत का पैकर होता है, वैसे भी पाकीज़गी को इख्तियार करना मोमिन का शेवा है। बेशक, जो 5 वक्त वुजू करे। हम तो कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान। जी हाँ, कोरोना पेंडेमिक आया था ना,
तो उसमें क्या कहा गया, अपने नाक को बार बार साफ करें, अपने आप को कुली करें, हाथ बार बार धोएं, और जो मोमिन 5 वक्त करता हो। हाँ, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें अब आ रही हैं, इस्लाम ने पहले से बयान कर दिया है। अब इसी निस्बत के साथ पहली बात तो मोमिन को नजीफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, पाक होना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर जब पाक होगा तो कपड़े कभी कभी हो सकता है, हर वक्त तो नहीं होता, तो कोशिश करे उसको में अगर आपने अपने ऑफिस में जाना है, ऑफिसर्स के पास जाना है, किसी आप ऑफिस में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो आप अपने यूनिफॉर्म आपको मेंटेन रखते हैं ताकि उसके मुताबिक नजर आए। तो जब अल्लाह के हुजूर जाना है तो ऐसे लेम एक्सक्यूजेस, सोचने वाली बात है। तो जिस मालिक ने रिस्क दिया है, इसके बावजूद हमारा रिस्क बंद नहीं करता, उसकी सत्तारों लोग भी तो देखें, बेशक उसकी जमीन पर रहते हैं, वो फिर भी हमारी कमियों के बावजूद हमें अपनी जमीन से निकालता है। अच्छा, ये चीजें होती हैं। अच्छा, जोहर का वक्त गुजर गया है, अब तो असर का वक्त भी गुजर गया है, मगरिब का टाइम शॉर्ट होता है, तो हमें क्या ये चीजें भी, मैं इसमें भी बात अर्ज कर देता हूँ। ये एक जो लोग जानते नहीं होते, ये फिकी तौर पर कम लोगों को इल्म है कि मगरिब का वक्त भी शॉर्ट नहीं है, ये इशा के वक्त से 2 मिनट पहले खत्म होता है। सही। ये सर्दी और गर्मी में तकरीबन 45 to 70 मिनट्स तक ये फ्लक्चुएट करता है। सही। ये इतना नहीं है कि सिर्फ 15 मिनट्स में आप पढ़ेंगे। अव्वल वक्त में बरकत है, लेकिन इसका टाइम, और फिर अगर नहीं पढ़ सके तो कज़ा कर लें, कम अज कम आपकी आदत तो एक पुख्ता हो सके, ये आदत तो मुकम्मल हो सके। बाकी इसकी लेम एक्सक्यूजेस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो आसानी दी, बीमार हो गए हैं तो आप इशारे से पढ़ लें, कुर्सी पे पढ़ लें, आप जिस तरीके से चाहें नमाज पढ़ लें, ताकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की खैर पा सकें। ताजदार कायनात से बढ़कर कोई शख्सियत हमारे ज़हन में नहीं ना हो सकती। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर्ज़ विसाल की कैफियत में हुजूर का विसाल अलीशान हुआ। एक कंधे पर हाथ हज़रत अब्बास के और एक कंधे पर हज़रत अली और मुर्तज़ा के, और ऐसे हुजूर घिसट आपका ख़त मुबारक बन रहा था कदमों का, उस आलम में भी हुजूर ने नमाज नहीं छोड़ी। तो फिर हम मोमिन, हम तो उनके बंदे हैं, उनके गुलाम है, और अल्लाह के बंदे होने का फिर हक अदा हमने कैसे करना। बिल्कुल, आपने सही कहा। यही से हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अक्सर मुझे भी ये फील होता है कि मैंने नमाज तो अदा कर ली, लेकिन मैं नमाज ठीक तरह से नहीं पढ़ सकी। नमाज पढ़ते पढ़ते ख्याल आ जाता है, अच्छा बच्चा इधर क्या कर रहा होगा, बच्चा रोने लग गया, उस तरफ ध्यान चला गया, या जहन में आपके 100 परेशानी चल रही होती है, या आप कुछ सोच रहे होते हैं, नमाज के टाइम आपको वो सोच आ जाती है। तो लामा साहब, लोग बड़े परेशान होते हैं कि मैं अपनी नमाज के साथ इंसाफ नहीं कर सका। जी हाँ, ये भी एक वसवसे का अंदाज है, और वसवसा वो चीज़ है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वसवसा आने पर मोमिन से कोई मुआखज़ा नहीं होगा। वसवसा तब गुनाह की सूरत इख्तियार कर जाए, पुख्ता ख्याल की सूरत इख्तियार कर जाए, बंदा उस पर एम्फसाइज कर जाए, उस पर जोर देकर सोचता रहे और फिर उसको अमल की सूरत में ले आए, ये और मामला है। लेकिन अगर वसवसा आया और उस वसवसे गौर नहीं किया और अपने मौला के हुजूर खड़ा रहा, और उसको पता है मैं किसके हुजूर खड़ा हूं, कि फ़इल्लम तकुन तराउ फ़इन्नहु यराका, कि अल्लाह की इबादत यूं कर जैसे उसे देख रहा है, नहीं तो ये गुमान तो रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। इस कैफियत के साथ जब बंदा खड़ा हो कि मेरा बॉस मुझे देख रहा है, एक मिसाल दे रहा हूँ, और बंदा कहता है मैं अपने काम को ज्यादा करीब से करूँ, ज्यादा तरीके से करूँ, और फिर अल्लाह करीम जो देख रहा है, तो इस निस्बत से जब, और फिर नमाज को थोड़ा तर्जमे के साथ देखा जाए, बुनियादी तर्जमा आना चाहिए। हम गौर करके जब कॉन्सेंट्रेशन करेंगे तो ये वसवसा और ख्यालात दूर हो जाएंगे, इसमें बरकत पड़ जाएगी। और हम अपनी तवज्जो जब रखते हैं, मसलन जब कोई गेम कर रहा होता है, क्रिकेट खेल रहा होता है, तो अपनी क्रिकेट पे गेम पर होता है, कंसंट्रेशन करता है। कंसंट्रेशन के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। आप यहाँ पर अगर एंकर के तौर पर हैं और आप इस वक्त फोकस नहीं करेंगे तो आप अपने डाइवर्ट कर लेंगे दिमाग को, तो कभी भी फोकस के बगैर काम नहीं कर सकते। मैं अपने टॉपिक से अनफोकस हो जाऊंगा, मैं बात नहीं कर सकूंगा। और इसी तरह जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह की फिक्र होगी कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है, इस फिक्र के साथ भी इंसान बहुत सी चीजों से बच सकता है। वसवसा आना जरूरी नहीं है, आ सकता है, मगर वसवसे के बगैर बाकी मामला जो हैं उसको तरीकाकार से मैनेज करना और उसको ना आने देना, ये बड़ी बात है। अच्छा, समटाइम हम सोचते हैं कि हमने नमाज पढ़ी लेकिन हमें सवाब ज्यादा नहीं होगा क्योंकि हमने जल्दी की वजह से सिर्फ फर्ज नमाज अदा कर दी। समटाइम हम ये समझते हैं कि अच्छा हम नमाज सफ़र में थे, शॉर्ट नमाज पढ़ ली, ये छोड़ने से तो मेरे ख्याल से बेहतर है ना। हाँ जी, सफ़र की कसर की नमाज अल्लाह ने आसानी दी है। और ये भी बता दूं कि जो लोग कसर को इस्तेमाल नहीं करते वो अल्लाह की दी हुई आसानी को इस्तेमाल ना कर कर गुनाहगार हो जाते। ठीक है, अल्लाह की दी हुई आसानी को इस्तेमाल करना भी वो चाहता तो पूरी नमाज दे सकता था, इसलिए कसर दी है तो कसर ही पढ़े। दूसरी बात, फर्ज वाजिबात
और सुनन को पहले अदा किया जाए, फर्ज सबसे पहले, उसके बाद सुनन मुअक्कदा को अदा किया जाए, फिर अगर वक्त है तो नवाफिल और गैर मुअक्कदा को अदा करने से बरकत और रहमत बढ़ती हैं। क्योंकि हदीस में ये भी ऐसा भी आता है, बल्कि इसको तशरीह में कहेंगे कि क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा, कब्र में हुजूर की पहचान के बारे में सवाल होगा, हशर में नमाज के मुतलका सवाल होगा, और जब फर्ज पूरे नहीं होंगे तो उसकी सुन्नतों को फर्ज के बराबर कर दिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो नफल बराबर कर दिए जाएंगे। इस तरह से बरकत के लिए इस अंदाज में पढ़ना चाहिए ताकि मालिक से तवक्को और ज़ौक़ पैदा हो। और आखिरी बात, अपने मौला के बारगाह में हाजिरी होती रहनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। सो आप नमाज ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये बार बार आपको मौका मिलता है अपने रब के हुजूर जाने का, उससे मुलाकात करने का, और जब आप रब के हुजूर जाएंगे तो तमाम मुश्किलें, परेशानियाँ, टेंशन, डिप्रेशन सब दूर हो जाएगा। मैं बहुत सारे सवालात पूछना चाह रही थी, वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सो प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।